प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास जैसे कि आपको दिखाई पड़ रही है, ये है तुम्हारी 3 नंबर वाली क्लास बेटा। और जो ये 3 नंबर है ना, इसमें तुम आंख बंद करके ले सकते हो ये 3 नंबर, क्योंकि ये प्रश्न आने ही वाला है। चाहे तुम सैंपल पेपर्स देखो, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, हर बार तुम्हें सेंट्रल आइडिया या फिर थीम पूछा गया है पोएम का। तो इस 3 नंबर को पक्के से करके जाना है। तुम्हें क्या करना है, पोएम सारी समझ ली मैंने, तुम्हें पोएम सारी पढ़ा दी है। इन पोएम्स को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आइडिया समझ के जाना है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आता है बेटा। 3 नंबर, एक एक नंबर, वो बोलते हैं ना कि गागर गागर से ऐसे सागर भर जाता है, वैसे एक एक नंबर से मैं बेटा तुम्हारे एक एक नंबर जोड़ के पूरे पूरे नंबर खिलाने की कोशिश कर रही हूं। पूरी मेहनत है मेरी, और इस मेहनत में अगर तुम्हारी मेहनत जुड़ गई ना बेटा, तो तुम वो कर गुजर सकते हो जो तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा कि मैं अंग्रेजी में पूरे नंबर ला सकता हूं का। बिल्कुल ला सकता हूं बेटा। मेरे को भी डर लगता था इंग्लिश में, तुम मानोगे नहीं, मैं भी इंग्लिश की टीचर से सबसे ज्यादा डरती थी। मैं उनकी क्लास में जाने से डरती थी, मैं उनके सामने जाने से डरती थी। लेकिन आज सोचो, वही जो आपकी जगह है, आप मुझे देखो कि मैं वही हूं, और आज मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रही हूं। इसलिए मैं बखूबी जानती हूं तुम्हें, और तुम किस डर से गुजर रहे हो। तुम्हें क्या चीज है जो कहती है कि यार इंग्लिश में बस पास हो जाए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ में हूं, दिन रात लगी हुई हूं, और यही मेहनत जो है वो तुम्हारे लिए रंग लाएगी। मेरा एग्जाम नहीं, तुम्हारे लिए कर रही हूं मैं। तो ये 3 नंबर की क्लास शुरू से लेके एंड तक जरूर से देखना। शुरुआत में ही देख के भाग मत जाना, क्योंकि यहां पे तुम्हारे लिखने वाला आंसर आता है, तुम्हें पूरा पूरा लिख के आना होता है। 3 नंबर का ये प्रश्न होता है, और मैं ये भी बताऊंगी अंत में तुम्हें कि कौन कौन से जो है वो पोएम्स बार बार उनका सेंट्रल आइडिया पूछा गया। कौन कौन सी पोएम्स है, कौन कौन सी ऐसी कविताएं हैं जिनके बारे में तो लगातार पिछले कई वर्षों से पूछा ही जा रहा है। तो एंड तक जरूर से देखना बेटा, लाइक और शेयर करना। मेरी मेहनत, मेरी एनर्जी तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम पास हो जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मैं भी। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पढ़ाई का रिश्ता है, और वो खून से भी ज्यादा का रिश्ता है। इसलिए शुरू करते हैं इसी बात पे हम। हमारा पहला पोएम कौन सा है? पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वाला। कौन सा है बेटा? तो सभी जने एक बारी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे पहले पोएम का नाम और उनके पोएट का नाम लिख के आना है। पोएम का नाम, पोएट का नाम लिख के आना है तुम्हें वहां पे। तो यहाँ पे देखो, मैं शुरुआत कर देती हूं। सबसे पहले हमारे पास में आता है डस्ट ऑफ स्नो, राइट? डस्ट ऑफ स्नो सबसे पहले कौन सा पोएम है हमारा? डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम है। बड़े बड़े अक्षर में अच्छे से, क्योंकि हमें आता है, तो हम जहां चीज आती है उसे शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे कि हमें कितने अच्छे से आता है। तो ये लिखा हमने, और सभी जने कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो के कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बेटा। अब तुम्हें सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया उसका क्या है, थीम है, यही तो पूछी जाती। तो हमने अगर इसके बारे में पढ़ा है कि डस्ट ऑफ स्नो किसके बारे में, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है ये पोएम इस तरीके से है कि एक बार एक पोएट जो है, हमारे जो कवि है, पोएट जो है, वो क्या होते हैं कि थोड़े उदास मन से, अपसेट मन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और वहीं उसी वक्त क्या होता है, उनके ऊपर कुछ बूंदे बर्फ की आकर के गिर जाती है, कुछ पार्टिकल्स आकर के क्या गिर जाती है, बर्फ की आके गिर जाती है, और उनका मूड चेंज हो जाता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है। पहले उदास थे, अपसेट थे, अब खुश हो गए हैं, हैप्पी हो गए हैं। यहां पर इसके अंदर सिंबलाइजेशन यानी कि संकेत को बताया है। 2 ऐसे जो नेगेटिव, नकारात्मक संकेत होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया तो मेरे साथ में सब अच्छा हुआ, तो तुम्हें भी उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ये मैसेज दिया है इस पोएम में। वो कौन से 2 ऐसे संकेत है, कौन से ऐसे 2 सिंबल्स है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएगा मेरा बच्चा। वो कौन से है? नहीं पता है, याद कर लो, हैमलॉक ट्री एंड क्रो। लिख के कैसे आओगे? मैंने एक तरीके से तुम्हें पूरी पोएम बता दी है, छोटे से तौर पे पूरी पोएम बता दी है कि पोएम में किस किस के बारे में, कौन कौन है और क्या क्या है। यहां से तुम्हारे जो वो आते ना एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी बन जाएंगे। इसको कर लिया तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा, इसको कर लिया तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, इसको कर लिया तुम्हारा सेंट्रल आइडिया वाला पार्ट बन जाएगा। बेटा और क्या चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए वो सारा मिल रहा है। यहाँ पे मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरा एग्जाम नहीं है बेटा, तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हारे लिए इस तरीके से लाई
आई हूं कि तुम्हें याद हो जाए। और अभी तक तो तुमने वो नहीं देखा है जो मैं सरप्राइज है, जो इस क्लास का सरप्राइज है बेटा। ये सरप्राइजिंग पार्ट आज तक तुम्हें पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा, ये मैं गारंटी देती हूं। साथ में ये गारंटी देती हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें पास करवा के रहूंगी, मैं तुम्हारे इंग्लिश में अच्छे नंबर दिलवा के रहूंगी मैं, ये गारंटी है। एंड तक इस सेशन को देख लेना, सरप्राइज बस थोड़ी देर में आने वाला है। क्या कहता है तुम्हारा ये पार्ट कहता है तुम्हें दैट द डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले चाहे किसी भी पोएम का तुम्हें थीम पूछा गया है, सेंट्रल आइडिया पूछा गया, तुम्हें ये लाइन जरूर से लिखनी है, पोएम कौन सी है और उसको लिखा किसने है। नेम द पोएम एंड इट इज रिटन बाय, तो बस ये वाली पार्ट आपको लिखना है। ये पोएम क्या एक्सप्रेस करती है, क्या बताती है, किसे बताती है? एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग आवर वंस मूड। हमारे मूड को चेंज करने में छोटी छोटी चीजें हमारा मूड चेंज कर सकती है। एक छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा है और वो आपको देख के हंस देता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। आप रो रहे हो, आपको मम्मी ने बाहर जाने से मना कर दिया है, आपका भाई आपको आकर के चॉकलेट दे देता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, होता है ना। तो वैसे ही छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में चेंजेस ले आती है, वो इसको बताया गया। द पोएट हैज मेंशन्ड, किसे? क्रो को और हेमलॉक ट्री को। मैंने बता दिया था, शब्दों में ही बता दिया, वर्बली बता दिया, मौखिक तौर पे बता दिया बेटा कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है उनके बारे में बताया गया। ये दोनों ही क्या है, बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये बैड ओमन मतलब कि जो कि श्रापित होते हैं, जिनके ऊपर नकारात्मक जो स्पिरिट्स होती है ना, बैड ओमन है, मतलब कि जो श्रापित है, जिनके थ्रू क्या होती है, नकारात्मकता फैलती है, ये वो चीजें हैं। क्या सिंबलाइज करता है? बैड ओमन को सिंबलाइज करता है। कौन कौन? हेमलॉक ट्री और क्रो सिंबलाइज करता है। पोएट यहाँ पे और बताते हैं कि जो डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज similar mood, but when the crow shook the hemlock tree and snow particles fell off the poet। यही चीज कि जैसे क्रो तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलता है, क्रो थोड़ा सा ऐसे ऐसे झाड़ता है, तो झाड़ने से क्या हुआ, डस्ट जो है, डस्ट स्नो उसके ऊपर आकर के गिर जाती है, और इसकी वजह से इसका मूड जो क्या होता है, सडनली अचानक से अपलिफ्ट हो जाना, यानी कि उनका मूड चेंज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अपलिफ्ट मतलब हमेशा गुड वे में होता है, सकारात्मक तरीके से बताया जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? मैसेज मिलता है दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस। जैसे वर्स्ट सिचुएशन होती है, खराब से खराब स्थिति में भी हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए। खराब से खराब क्या हो जाएगा, आजकल बच्चा यही सोचता है, मेरी भी सोच हो चुकी है कि क्या यार इससे खराब क्या ही होगा, लेकिन फिर भी उससे खराब हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को बदलने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि खराब से खराब सिचुएशन है तो भी अच्छा सोचो उसके अंदर। जैसे ही अच्छा सोचा, इन्होंने सोचा अरे वाह, डस्ट ऑफ पार्टिकल्स मेरे पे गिरे, डस्ट ऑफ स्नो मेरे पे गिरी, अब तो सब अच्छा होगा। ये सोचते ही उनका मूड चेंज हो गया और उन्होंने सब अच्छा पाया। फिर वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर यहाँ पे एंड इट ऑब्जेक्ट्स हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी, कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि हमारा मूड चेंज कर देती है। हम सनसेट देखने को जाते हैं, हम अच्छी प्यारी प्यारी पहाड़ियों को देखने जाते हैं, नदी को बहते हुए देखना चाहते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचर के ही पार्ट है और प्रकृति के ही भागों को देख करके हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। एंड कम आउट ऑफ द होपलेसनेस, और जो हम मजबूरी में होते हैं ना कि यार ये काम नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लिया ये नहीं हो रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, मुझे इंग्लिश नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसमें भी अच्छा देखो, थोड़ी बहुत हो रही है ना, कितनी थोड़ी बहुत, ये देखो तुम्हारे लिए मैम लेकर के आ गई हैं कीवर्ड्स, जहां थीम में अगर तुम्हें इतना बड़ा याद करने में दिक्कत आ रही है बेटा, ये कुछ कीवर्ड्स ले आई हूं, इनको लिखते हुए तुम अपना आंसर लिख के आ जाना, इनका यूज करते हुए आंसर लिख के आ जाना बेटा। अब मेरी जान लोगे क्या, मेरी जान लोगे, मुझे बताओ। मैं तुम्हें पूरा लिखने का तरीका बता दिया, कुछ बच्चे नहीं लिख पा रहे, इतना बड़ा नहीं समझ पा रहे, मैम याद कैसे होगा। याद करने के लिए मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे लाइन्स ले आई हूं कि ये कुछ शब्दों को याद कर लो, इनसे भी तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएगा, बस लाइन में लिख के आ जाना। एज इट इज पॉइंट्स मत लिख के आना, लाइन्स में लिख के आना बेटा, क्योंकि वहां पे लिखने के नंबर है तुम्हारे। इस तरीके से याद कर लो, पॉइंटर्स कीवर्ड्स मैं तुम्हें दे रही हूं इस क्लास में, इसके अलावा इस चीज को कोई नहीं देगा तुम्हें। हो सकता है इसको देख के बाद में दे, मैं उसकी गारंटी नहीं लेती हूं, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें पास करवाने की गारंटी लेती हूं, उससे पहले तुम में ये विश्वास दिलाने की गारंटी लेती हूं कि तुम कर सकते हो ये 3 नंबर पूरे। क्या क्या शब्द लिख सकते हो इसके अंदर, क्या क्या वर्ड्स है। नेगेटिव एलिमेंट्स एज पॉजिटिव, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, कौन से नकारात्मक एलिमेंट्स थे, जैसे
हैमलॉक ट्री और क्रो, उनको पॉजिटिव बताया है। फिर जॉय, खुशी के बारे में बताया। आशा, कि हमें हमेशा अच्छी चीजों का होप करना चाहिए। स्टॉप वरिंग, चिंता करने से कुछ नहीं होगा मानुस, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चेंज ऑफ मूड के बारे में बताया कि किस तरीके से जो डस्ट ऑफ स्नो है उनकी घिरती है अगर कंधों पे, शोल्डर्स पे, तो उनका मूड बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है और उसके बाद में ही वो रिफ्रेश हो जाते हैं, खुशी खुशी अपनी आगे का दिन जो है वो बिताते हैं। हो गया याद ये वर्ड्स? बेटा ये याद हो गए हैं तो इन्हें एक बार कमेंट सेक्शन में बस फैला दो, लगा दो आग की, बिल्कुल इनके वर्ड्स के तरीके से ही याद करके हम पूरे पूरे नंबर ले आएंगे। बेटा यहाँ पे इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हें पास करने के लिए की जा रही है। अगर मैंने मेरे टाइम पे इतनी मेहनत कर ली होती तो शायद मैंने भी टॉप कर लिया होता, लेकिन आज भी गिला है मुझे कि मैंने अपनी स्कूल में और अपने स्टेट में टॉप नहीं करा था। वहां पे उस वक्त मेरे पास में कोई नहीं था समझाने के लिए, बताने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए, दोस्त की तरह कोई नहीं था, सब कुछ अपने बलबूते पे किया। लेकिन आज बच्चा तुम्हारे पास में है, मैं हूं तुम्हारे पास में, बाकी सारे टीचर्स है तुम्हारे पास में है तो सिर्फ एक चीज की कमी, वो कि पढ़ने का जो जुनून है। पढ़ ले, हो जाएगा, नैया पार लगेगी। और यहां पे अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमारा पार्ट कौन सा आता है बेटा? दूसरा आता है सेंट्रल आइडिया। किसका? ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो दूसरी पोएम है, किसने लिखी है फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, राइट। तो ये भी किसने लिखी है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हम यहां लिख भी देते हैं इसका नाम। कौन सी शुरू हो गई है अब हमारी पोएम? फायर एंड आइस। कौन सी है बेटा? फायर एंड आइस पोएम है, ठीक है। फायर एंड आइस दोनों ही क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है, यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यहां पे ये भी एक संकेतात्मक है, यानी सिंबलाइज करती है, संकेत देती है, सिंबलाइज करती है किसी ना किसी चीज को। क्या है वो चीज? देखो तो यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में क्या कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में कहा है किसके बारे में? फायर एंड आइस के बारे में, दैट द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो किस में खत्म होगा? एंड किस में होगा? या तो आइस में होगा और फायर में होगा। अब आइस क्या सिंबलाइज करता है और फायर क्या सिंबलाइज करता है? आग। आग कहां लगती है? हमारे अंदर आग लगी हुई है। किस चीज की आग लगी है? पूरे पूरे नंबर पाने की इच्छा। तो इच्छा जो वर्ड है, डिजायर जो वर्ड है ना मेरा बच्चा, वो ही तुम्हारे लिए यहां पे काम का है। इच्छा से याद रखना डिजायर। तो फायर क्या सिंबलाइज करता है? ह्यूमन डिजायर को, यानी कि इंसानों की जो इच्छाएं हैं उसको बताता है। ग्रीड लालच को बताता है। ग्रीड मतलब क्या होता है बेटा? लालच को बताता है। क्रूएलिटी मतलब क्रूरता को दर्शाता है। क्रूएलिटी मतलब क्या होता है? क्रूरता, क्रूरता को दर्शाता है। ऑन द अदर हैंड, और अगर हम दूसरी तरफ बात करते तो कौन सा आता है? आइस। फायर पता चल गया। फायर से देखो तुम्हें क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि फायर सिंबलाइजेस व्हाट, तुम बता सकते हो। एमसीक्यू में आ गया तो तुम्हारे पास में एक्सट्रैक्ट में आ गया, ये लाइन दे दी गई है तुम्हें, कुछ 2 लाइन दे दिया, पंक्तियां दे दी एक्सट्रैक्ट में, और फिर पूछ लिया इसका प्रश्न और फिर उसका उत्तर देना, तो तुम आंसर दे सकते हो बेटा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर छुपे हुए हैं, लेकिन फिक्स तुम्हें 3 नंबर पूरे यहां से मिलने वाले हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ। आइस क्या सिंबलाइज करता है? आइस किसका संकेत देता है? डिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इंसान से क्या करने लगा है? घृणा करने लगा है। घृणा, हेट्रेड। रिजिडिटी मतलब हम इतने कठोर दिल के हो चुके हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया? कठोर दिल, कि कोई मर रहा है, कोई जिंदा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी दिल में जो है वो क्या हो गया? पत्थर पड़ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली केपेबल। पोएट क्या कहते हैं? दोनों, फायर है चाहे आइस है, दोनों में ही उतनी ही क्षमता है जितनी कि इस संसार को अंत करने के लिए किसी चीज में क्षमता होनी चाहिए, उतनी ही क्षमता है, चाहे वो फायर है चाहे आइस है, दोनों इक्वल है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। अब मैम कब आता है यहां पर तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र। ये जो हथियार है ये ब्राह्मण की तरफ से तुम्हारे लिए आ रहा है, कि ब्राह्मण बता रही है कि ये वाले वर्ड्स याद कर लो बेटा, ये वर्ड्स याद कर लो, तुम्हारा आंसर पूरा बन जाएगा। आंसर क्या है यहां पे? ये है डिजायर और ग्रीड। किसके लिए है? ये फायर के लिए है। कोल्ड हार्ट किसके लिए है? आइस के लिए। पावर ऑफ इमोशंस, कि इमोशंस होने चाहिए हमारे पास में। डिस्ट्रैक्शंस, बर्बादी के लिए बताया जाता है। कंज्यूम कर रहे हैं हम हर एक चीज को, क्या करना चाह रहे हैं अपने में, कि ये चीज ये मैं खाऊंगा, ये चीज ये मेरी होनी चाहिए, ये बिल्डिंग इतना मुझे चाहिए, उसके पास इतना है मुझे इतना चाहिए, तो हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फायर एंड आइस के अंदर यही सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए तुम्हें आंसर लिख के
आ जाना है, चाहे वो तुम्हें क्वेश्चन वैसे आए, चाहे तुम्हें सेंट्रल आइडिया की तरह याद करना है, कैसे भी करना है, तुम्हें आंसर याद करना है बेटा। अब मैं इसके ज्यादा तुम्हें क्या दे सकती हूँ, कुछ नहीं। दिन रात दे दिया मैंने तुम्हें, पूरे पूरे आंसर दे दिए मैंने तुम्हें, यहाँ पे पॉइंटर्स दे दिए, इससे ज्यादा मेरे पास में कुछ नहीं है बेटा, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास में कुछ, सच्ची कह रही हूं मैं, है ना। इससे ज्यादा तो बस तुम्हारी अब मेहनत और हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, बस यही है। नेक्स्ट है हमारी पोम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पोम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पोम आती है, वो आती है अ टाइगर इन द जू। उसके बाद में आती है फायर एंड आइस और डस्ट एंड ऑफ स्नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार जिसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, वो है अ टाइगर इन द जू। कौन सा है? अ टाइगर इन द जू। यही बार बार पूछी गई है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसके पोएट का नाम। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बताएंगे इसके पोएट का नाम क्या है, पोएट का नाम। अगर नहीं आता है तो देखो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, किसने लिखी है ये पोम। तो द पोम एक्सप्लेन्स द सिचुएशन ऑफ अ टाइगर इन द जू। जो टाइगर है कहाँ पे है? ये जू के अंदर है। टाइगर को कहाँ बंद कर दिया है? जू के अंदर बंद कर दिया। बेटा जी समझो, यहाँ पे एक टाइगर है। टाइगर कैसा जानवर है? ऐसा जानवर है जो खुले में रमण करता है, खुले में घूमता है। उसका घर ही उसका जंगल, जंगल ही उसका क्या है? घर है बेटा। वो वही रहना पसंद करता है, लेकिन उसे कहाँ बंद कर दिया गया है? जू में बंद कर दिया गया। उसे कहां बंद कर दिया गया है? जू में बंद कर दिया गया। इस वजह से यहां पे ये दोनों क्या चीजें हो गई? फिर से कॉन्ट्रास्ट वाली, विरोधाभास वाली हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आता है नरेटर बताता है टाइगर्स अर्स्ट वाइल लाइफ इन द जंगल। क्या बताएगा? एक पैसेज में तो तुम्हें, एक स्टैंजा में तुम्हें बताया कि वो जंगल में कैसे जीता है, और एक पैसेज में वो तुम्हें बताता है कि जू के अंदर उसे कैसे बांध करके रखा गया है। ठीक है, तो जंगल में कैसे रहता है? एक फ्री एनिमल की तरह रहता है। लेकिन व्हेन ही इज केज्ड, लेकिन जब इसी टाइगर को जू के अंदर बंद कर दिया तो उसके अंदर क्या हो गया? केज्ड हो गया, यानी उसे सलाखों के पीछे बांध दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, कैदी बना दिया गया। कहां पे? जू के अंदर। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फीचर्स। सबसे पहले क्या बताया गया है? फिजिकल फीचर्स। आप किसी को देखते हो तो भाई उसका रंग ढंग देखते हो कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कैसा है। तो वैसे ही टाइगर के बारे में भी बताते हुए सबसे पहले उसके फिजिकल फीचर के बारे में बताया है कि उसका फिजिकल फीचर कैसा है। Which is kept in a little cage। अब उसको बंद कहां कर दिया है? इतना बड़ा सा, लेकिन उसे छोटे से जेल में, केज मतलब जेल में बंद कर दिया गया। केज मतलब जेल में उसे बंद कर दिया गया है। समझ लिया? The poet then goes on describing how a tiger's life would have been if he was in the jungle। फिर वो बताता है कि अगर ये केज में नहीं होता और अगर ये जंगल में होता, है ना, खुले में होता, जंगल में होता, तो कैसे ही अपनी लाइफ जीता। तो ये सारी चीजें बताई गई है। फिर एंड में पोएट फिर से कहती है that the situation of the tiger in the cage। एंड में फिर बताती है कि अब ये कहां पर है? अभी तो ये केज में है। और क्या हो रहा है उस वक्त? पेट्रोलिंग कार्स जा रही है, वहां से देखती है पेट्रोलिंग कार्स के उस जू के अंदर जितने एनिमल्स है वो सब अपने अपने बिलों के अंदर है कि नहीं है। क्या वो सब अपने घरों में सो रहे हैं? कहीं किसी को चोट तो नहीं लग गई? कोई बाहर तो नहीं भाग गया? किसी को कोई चुरा तो नहीं ले गया? कुछ हमले तो नहीं हो गए हैं? तो गड़बड़ियों को देखने के लिए वहां पे पेट्रोलिंग कार्स घूमती है। और जब पेट्रोलिंग कार्स है ना, वो सबसे लास्ट में उसके कान में पड़ती है। किसके? टाइगर के, जो कि कैदी बना हुआ है। द पोएट सेज दैट केज लाइफ हैज चेंज्ड द पर्सनालिटी ऑफ द टाइगर। कैसे केज लाइफ ने पर्सनालिटी चेंज कर दी है? पूरी चेंज हो गई बेटा। टाइगर है, टाइगर तू मेरा शेर है बेटा, तू मेरा शेर है। तू अपने घर में बिल्कुल शेर की तरह रहता है, बिल्कुल दहाड़ता है, कोई तुझे कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन जब तुम कहीं और जाते हो तुम्हें वहां पर एकदम दुबुक के बैठना पड़ता है। देखते हो कि कोई है, किससे कैसे बात करनी है ना। तो वैसे ही हो गया है टाइगर का। टाइगर का क्या हो गया यहाँ पे हाल कि उसे जेल में बंद कर दिया। अब उसे कोई छेड़ रहा भी है तो वो इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वो झपट्टा नहीं मार सकता है। तुम उसे जंगल में जाकर के छेड़ के दिखाओ, वो तुम्हें फाड़ देगा। टाइगर को तुम जंगल में छेड़ के दिखाओ, वो तुम्हें फाड़ देगा, तुम्हारे अंग अंग को इधर उधर फैला देगा। लेकिन अब तुम उसको बंधा पड़ा है तो तुम उसे छेड़ रहे हो, तुम उसे पत्थर मांग रहे हो, तुम उसे कह रहे हो कि एक बार रोर करके दिखाओ, तुम उसे कुछ भी ऐसे लालच दे रहे हो, लेकिन वो तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हें इग्नोर करता है। तो ये यहां पर व्यथा बताई गई है।
He further elaborates that the tiger was a powerful and brave animal. बार बार उन्होंने बताया कि जंगल में वो कैसा है, एक पावरफुल और ब्रेव एनिमल है, एंड विलेजर्स वर टेरिफाइड बाय हिज पावर. और जंगल में जब रहता है तो जंगल के चारों तरफ जो एज है, किनारा है, उस पे रहने वाले जितने भी बसे हुए गांव हैं और उसके रहवासी जो है वो उससे डरते हैं, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी जाकर के दहाड़ता है, वो डर जाते हैं, टेरिफाइड हो जाते हैं. नाउ द टाइगर हैज बीन कन्फाइंड इन द केज. अब टाइगर को किस में बंद कर दिया गया? केज में बांध दिया गया है. एंड टर्न्ड इनटू अ हेल्पलेस एंड पावरलेस एनिमल. अब क्योंकि वो जेल में है, केज में है, तो वो कैसा हो गया? ये हेल्पलेस हो चुका है और पावरलेस हो गया. अगर वो बाहर है तो कैसा है? जंगल में पावरफुल है और ब्रेव है. ये दोनों शब्दों को याद कर लो कंपैरिजन में. बाहर है तो पावरफुल है, यहां पावरलेस हो चुका है. ठीक है मैम, दे दो ना पॉइंटर्स. मैम प्लीज मैम इसके भी पॉइंटर्स. ये ले मेरा बच्चा, ये ले मेरा बच्चा, ये तुम्हारे पॉइंटर्स है, याद कर ले. कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? बांध देना, किसी को कैप्टिवेट कर लेना, किसी के ऊपर नियंत्रण कर लेना. तो कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? नियंत्रण से रिलेटेड है. और दूसरा क्या है? फ्रीडम. यही इसकी मेन थीम है कि एक तरफ क्या है? एक तरफ स्वतंत्र है, फ्रीडम है, मतलब स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ उसे क्या करा है? कैप्टिवेट, यानी कि बांध के रखा है, नियंत्रण में रखा है. तीसरा आइसोलेशन, वो अकेला सा हो गया, उसके पास में, उसके जंगल में जैसे कि कूद फांद करके जाना करना, दूसरे जानवर होना, वो सब नहीं है. प्राइड, गर्व से जीने वाला जो टाइगर है, उससे उसका प्राइड छीन लिया गया. एंटरटेनमेंट टू ह्यूमंस, अब वो सिर्फ और सिर्फ किस काम का रह गया है? कि वो मनोरंजन बन गया है इंसानों का. कौन? टाइगर मनोरंजन बन गया. ऑल इट्स एबिलिटीज कर्टेल्ड, रिस्ट्रिक्टेड. कर्टेल्ड या रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है? उसे रोक दी गई है, थमा दी गई है, ऐसे ऐसे स्टॉप कर दिया गया. तो वो कमी आ चुकी है. जो भी इसकी एबिलिटीज है, वो कहां दहाड़ नहीं सकता है, वो जंप मार के दूर तक भाग नहीं सकता, वो इतनी सी जगह में एक जेल में बंद है, केज में बंद है. तो उसकी एबिलिटीज जो है, उसकी क्षमताएं हैं जो कोई काम की नहीं है. और टाइगर इग्नोरिंग पीपल, और वहां बैठा बैठा बस वो टाइगर क्या कर रहा है? इंसान आ रहे हैं जू में, उसे देख रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर मार रहा है. अभी वो क्या कर रहा है? इग्नोर मार रहा है अभी. नेक्स्ट आती है हमारे पास में पोम, और नेक्स्ट पोम का नाम है हमारे पास में, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. कौन सी है पोम? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. कैरोलिन वेल्स ने लिखी है ये पोम. किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है. बेटा एक की नहीं बताइए, वो तुमने बतानी थी, बाकी सबकी मैंने लगातार बताई है. हाँ, लेस्ली नॉरिस, क्या बात है, क्या बात है. तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है. और ये एक ह्यूमरस पोम है. एक शब्द तो पक्का याद रखना. इस पोम के अंदर अगर हम बात करें तो इस पोम के अंदर बार बार जो ऑथर है वो कहती है कि अगर तुम जंगल में जाओगे, और आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें नए नए जानवर मिलेंगे. और जब तुम उनके करीब जाओगे, अगर एक कोई जानवर तुम पे दहाड़ता है तो समझ लेना वो कौन है? एशियन लायन है. अगर तुम पे झपट्टे मार देता है तो वो लेपर्ड है. अगर तुम्हें हग करता है तो वो कौन है? बियर है. तो एक तरीके से अलग तरीके से बताने का यहां पे बताया कि कैसे इस तरीके से उपहास से बताया कि अगर वो हमें खा जाए तो हमें बाद में पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है. तो इसे कहा गया है उपहासजनक यानी ह्यूमरस. ओके, क्या लिखोगे इसकी थीम के अंदर? तो द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएट कैरोलिन वेल्स ट्राइज टू डिस्टिंग्विश करना मतलब कि अलग अलग करके बताना. डिस्टिंग्विश करना मतलब कि विभेद करना, अलग अलग करके बताना कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से कैसे अलग है. और वो भी कैसे तरीके से बता रही है? हंसते हुए, ह्यूमरस वे में बता रही है. यहाँ पे बताया कि वेरी रिस्की तरीका, एंड इट इज वेरी रिस्की टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? बहुत नजदीकता के लिए, बहुत नजदीकता के लिए कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी. तो दीज वाइल्ड एनिमल्स, जो ह्यूमरस पोएम है ये सजेस्ट करती है कि कुछ डेंजरस वेज है टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. इसके अंदर ऐसे खतरनाक डेंजरस तरीके से बताया है कि अगर ये एनिमल है तो ये कौन सा एनिमल है. पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन. किसके बारे में बताया इसमें? एशियन लायन के बारे में बताया, बंगाल टाइगर के बारे में बताया. देन ही पॉइंट्स आउट दी
एंड शी पॉइंट्स आउट अबाउट द लेपर्ड। इसके अंदर एशियन लायन है, बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है और बियर है। उसके बाद में कौन है? हाइना है, और साथ ही साथ में उसके बाद में हमारा आता है क्रोकोडाइल भी आता है। तो हाइना अगर हंसते हुए आ रही है, अगर कोई जानवर तुम्हारे पास में हंसते हुए आ रहा है तो वो कौन है? हाइना है। और अगर कोई रोते हुए आ रहा है तो वो ऐसे डुबकते हुए आ रहा है तो वो कौन है? क्रोकोडाइल है। क्योंकि क्रोकोडाइल्स के लिए, मगरमच्छ के लिए क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के आंसू, इसलिए यहां पर उसका यहां पे जिक्र किया गया। देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द कैमलियन चेंजेस इट्स कलर। और लास्टली कैमलियन के बारे में बताया कि कैमलियन कैसे अगर पेड़ पे बैठा है तो भी तुम्हें नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो अपना चेंज कर लेता है कलर। ये पूरी थीम हो जाती है तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स मैम हमें याद रखने हैं? आइडेंटिफाई एनिमल्स। इस पोएम के अंदर हमें क्या बताया, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हैं किसी भी जानवर की। ह्यूमरस वर्ड तो लिखना ही है। ये पोएम आ जाए तो ह्यूमरस वर्ड लिख के आना है, छाप के आना है। कंपेयरिंग एनिमल्स ट्रीट, अलग अलग तरीके से बताया कि इस एनिमल के अंदर क्या विशेषता है, उस एनिमल के अंदर क्या विशेषताएं हैं। ह्यूमरस वे अगेन आ गया है। बस बस बस, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान सा पोएम है। नेक्स्ट पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड दैट नेक्स्ट पोएम इज अबाउट द बॉल। कौन सी है हमारी नेक्स्ट पोएम बेटा? नेक्स्ट पोएम है हमारी द बॉल पोएम, जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बॉल पोएम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। ये भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे आता है आपका बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, क्या सिखाया गया है इस पोएम्स के थ्रू। इस पोएम में क्या होता है? इस पोएम में एक बॉय होता है, एक छोटा बच्चा होता है और एक नरेटर होता है। तो नरेटर ना सारी चीजें देख रहा है और वो हमें नरेटर बता रहा है कि क्या हुआ है वहां पे। तो नरेटर जो है यानी कि वाचन करने वाला, वाचन जैसे कथा बांचने वाले होते हैं ना, वैसे ही नरेटर है। वो देख रहा है और वो हमें बता रहा है। वो कह रहा है एक लड़का है, लड़का के पास में उसकी बचपन की फेवरेट बॉल है। वो फेवरेट बॉल के साथ में खेल रहा होता है, लेकिन वो बॉल जो है वो कुदकते फुदकते कहाँ चली जाती है? वो डाउन द स्ट्रीट जाके पानी में चली जाती है। अब बॉय जो है वो उस बॉल को देख रहा है, लड़का वो बॉल को देख रहा है कि ये बॉल तो चली गई है, चली गई है, चली गई है, क्या वो लौट के आएगी, नहीं आएगी, वो दुखी हो रहा है। और यहां से हमें शिक्षा मिलती है, ये हमें मैसेज मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें ये सीखना पड़ेगा दर्द किसी चीज को खोने का, किसी चीज को खोने का। वो जो चीज खो चुकी है हमसे बेटा, वो चीज जो जा चुकी है हमसे, वो वापस कभी भी लौट के नहीं आने वाली है। ये बात को यहां समझाया गया। सो द पोएम डिस्क्राइब्स द रियलिटी ऑफ व्हिच एवरीवन हैज टू फेस वन डे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो पोएम है ये क्या बताती है? रियलिटी, सच्चाई बताती है जो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार हिट करती है और सीखनी पड़ती है। वो क्या है? इट हैज टच द टॉपिक हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज। कि आपके साथ में कितनी भी गड़बड़ियां हो रही है, कितना भी आपका लाइफ जो है अप्स एंड डाउन्स में जा रहा हो, लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना है ना। एंड सॉरोज ऑफ लाइफ, और आपके दुख जो है उन दुखों को सामना करना है, उन दुखों का सामना करना है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एग्जाम टाइम पे तो ये सबसे ज्यादा अच्छी है आपके लिए पोएम, कुछ सीखने की और कुछ कर गुजरने की। हमने सीखा कि हमारी जो पास्ट में, हमने जो भूतकाल में जितनी गलतियां की कर ली है, लेकिन अब क्या दोहराओगे? नहीं। अब आपके पास में चांस है बेटा, पूजा मैम तुम्हारे पास में है, दिन रात है तुम्हारे पास में मेहनत करने के लिए। तुम्हें मेहनत करनी है मेरा बेटा, और तू अगर तैयार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि मैम हम तैयार हैं। आप बोलो जैसा करेंगे, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूं तुम्हें पूरे नंबर्स दिलवाने की, मैं गारंटी लेती हूं तुम्हें टॉप करवाने की, बट तुम्हारी मेहनत चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। पैसा नहीं मांग रही हूं, फ्री में है यूट्यूब पे, ये पैसा वैसा किसी चीज का नहीं है। ये पीडीएफ फाइल भी तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे पूरी मिल जाएगी, एज इट इज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तुम्हें मुझसे लाइव बात करनी है, तुम मेरी लाइव क्लासेस में आ सकते हो शाम को 7 बजे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। मेहनत चाहिए मुझे बस तुम्हारी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा वो कह सकते हैं सेल्फिशनेस, स्वार्थ होगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरा नाम होगा, है ना, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाके अच्छा कमाएगा। मेरा इतना सा भी स्वार्थ नहीं है तुमसे, कुछ नहीं मांग रही हूं, बस पढ़ ले बच्चा, इतना पढ़ ले कि एग्जाम में फाड़ के आ जाए पेपर और नाम हो जाए बस तेरा। और बस इतना सा कह देना आकर के कि मैम पेपर अच्छा हुआ, वापस आकर के मुझे इतना सा कह देना मैम पेपर अच्छा हो गया था, मैम जितना नहीं सोचा उतना कॉन्फिडेंटली मैं पेपर करके आ गया, दैट्स इट। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से बहुत सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चढ़े रहते हैं बेटा, सबकी जिंदगी है ना, कोई भी इतना सुंदर नहीं दिख रहा है या इतना सुंदर जिंदगी नहीं जी रहा है जितना कि पर्दे पे दिखाया जाता है। तो यहां पे हमें बोला है स्टैंड करना, स्टैंड अगेंस्ट ऑल द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। इस पोएम में एक बॉय जो है वो अपनी बॉल खो देता है और बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब बॉल जो है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, बॉल नहीं भी आ सकती है, लेकिन इट इज
डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। जो बॉल वो जो खरीदी थी, वो पहले वाली जो बॉल है उसके साथ में उसकी क्या थे, इमोशंस थे, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। नई बॉल खरीद सकता है लेकिन अब नई बॉल के साथ में उसकी भावनाएं नहीं होंगी। बट थिंग्स विच मैटर्स वॉज द पेन ऑफ लूजिंग द ओल्ड। पेन ऑफ लॉस, इसके अंदर किसकी बात की गई है, पेन ऑफ लॉस के बारे में बात की गई है। इसके अंदर बताया गया है किसके बारे में, लॉस के बारे में ही बताया गया है। अब लो पॉइंटर्स तुम्हारे लिए, पॉइंटर्स ये रहे, अंडरस्टैंडिंग लॉस यही लिख के आना है, बार बार बता दिया है। सफरिंग के बारे में बताया, ग्रीफ मतलब वही दुख के बारे में, ग्रीफ मतलब क्या होता है बेटा, दुख यानी कि सौरों के बारे में बताया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। मैम हमें मैम ने नहीं पढ़ाया, मैम हमें सर ने नहीं पढ़ाया, हमारे स्कूल में ये नहीं होता है, हमारे स्कूल में वो नहीं होता है, हमें स्कूल में भी हिंदी में पढ़ाया जाता है। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खुद की। मैंने बहुत बचपन में ले ली थी, बहुत ही जब छोटी थी ना तभी मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आज शायद इसीलिए कठोर दिल की, या कह सकते हो कि इतनी स्ट्रांग पर्सन मैं बनी हूं कि मैं जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव खुद के ही नहीं, अपने आस पड़ोस के भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना, वो भी जब भी कभी ऐसे दुख में होते, दर्द में होते ना, फोन कर देते हैं कि यार तू कैसे संभाल लेती है, तू कैसे कर लेती है। और ये झूठ नहीं बोल रही हूं मैं बेटा, सच्ची में मेरे आंखों के सामने वो पल आ गए थे जब ये सारी चीजें ना मेरे पे भी बस अचानक से घिर पड़ी थी, अचानक से घिर पड़ी। समय किसी का नहीं होता है, समय किसी का नहीं होता है, समय के साथ में चलना पड़ता है। आज की मांग है इंग्लिश तो हम पढ़ेंगे, आज की मांग है कि तुम्हारे परसेंटेज आए तो बेटा परसेंटेज आने चाहिए, परसेंटेज आएंगे तो तुम्हें नौकरी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारी आगे की लाइफ बन जाएगी बेटा। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास में, दैट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बारे में कि बच्चा जब खो देता है अपनी बॉल को तो वो मैच्योर हो जाता है, वो समझने लग जाता है कि जिंदगी में जो चीज आई है वो जाएगी भी जरूर से। यहां पे हमारा द बॉल पोएम भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है पोएम जो कि तुम सभी की बहुत ही चहेती पोएम है, क्योंकि यहां पे तुम्हें बच्चा लगता है कि ये तो मैं हूं, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती रहती है नेल्स मत खा, काम किया, कपड़े धोए, घर साफ किया, कमरा साफ किया, बेटा क्या कर रहा है, मुझे सुन रहा है नहीं सुन रहा है। यानी कि अमांडा कौन है बेटा, यहाँ पे हमारी फेवरेट अमांडा। तो अमांडा वाली पोएम को हम शुरू करते हैं। पोएट का नाम बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। पोएट कौन है, रॉबिन क्लेन है। कौन है पोएट बेटा, रॉबिन क्लेन है यहाँ पे पोएट। तो रॉबिन क्लेन के बारे में बात करते हैं। रॉबिन क्लेन जो है उन्होंने लिखी है पोएम अमांडा। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग के बारे में बताया कि एक जो बच्चा होता है ना, आप देखो आप भी एक बच्चे हो, मैं भी एक बच्ची हूं, है ना। मुझे मेरे मम्मी पापा ने कैसे बड़ा किया और किसी और को कैसे बड़ा किया उसमें बहुत फर्क होता है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ, हालांकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपसे, लेकिन मेरा भाई जब बहुत छोटा था तभी हमारे ऊपर से मतलब हमारे फादर साहब जो है चल बसे थे, ठीक है। लेकिन आज मेरे भाई को क्योंकि हमने अपब्रिंगिंग अच्छी दी है तो आज वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। बहुत छोटा है, लोग कहते हैं यार इतना छोटा इतनी समझदारी की बात कैसे करता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, मैंने उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की, है ना, उसके संस्कार अच्छे डाले। लेकिन एक बच्चा इसी चीज को सिंपैथाइज करता है। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में देखा है उस इंसान को, और वो कहता है कि मेरे तो बचपन में ही मम्मी नहीं थी तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या होता है। मुझे मतलब हर चीज में आप ऐसे हाथ नहीं छोड़ सकते हो कि मेरे को क्या पता, मेरे तो मम्मी नहीं थी। इसको सिंपैथी मत लो। अगर तुमने अपने आप पे सिंपैथी करी ना बेटा, दुनिया एक दिन सिंपैथी करेगी तुम पे, दूसरी बार सिंपैथी करेगी, सहानुभूति दिखाएगी, तीसरी बार कहेगी कि हर बार का रोना है इसका, तो ये हर बार का रोना है। भाई चल भाई, अब मुझे दुनिया में बहुत काम है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ बेटा। सिंपैथी से काम नहीं चलेगा, सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, खुद को स्ट्रांग बनाना है। और एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है कि कैसा एक बच्चा जो है उसको बड़ा जब होता है वो तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो सारे गुण डाले जाते हैं तो वो बचपन से डाले जाते हैं गुण कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तभी वो जाकर के एक अच्छा नागरिक बनता है। इट पॉइंट्स आउट दैट अपब्रिंगिंग डजंट involve making a child responsible and fit for the society only. It is important to note that upbringing involves understanding from both the sides. कि upbringing में क्या होता है, बच्चे को भी समझना पड़ता है कि वो क्यों करवाया जा रहा है, उनको क्यों बार बार टोका जा रहा है, रोका जा रहा है कोई काम करने से, और साथ ही साथ मम्मी को भी, पापा को भी, पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ता है कि हमें ज्यादा तो कहीं उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, कुछ ज्यादा ही तो उसके ऊपर हम लोग कुछ भी बातें करके उसको तनाव में तो नहीं डाल रहे। ये दोनों तरफ से होता है। वन कैन नॉट जस्ट फोर्स अ चाइल्ड। एक बच्चे को कभी भी सिर्फ आप दबाव में डाल करके उसे अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक नहीं बना सकते हो। अ चाइल्ड टू बी सिविलाइज्ड, अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसको दबाव में डाल करके नहीं कर सकते हो, या फिर उसके अंदर गुड मैनर्स दबाव से नहीं डाले जा सकते। वो जब खुद सीखना चाहेगा, हो सकता है वो तुम्हारे सामने अभी अच्छे से कर रहा हो, ये नाखून नहीं
काट रहा हो, लेकिन बाहर जाते ही तुम्हारे इधर से उधर होते ही वो फिर से नाखून काट रहा है, तो वो क्या नागरिक अच्छा बन गया? क्या उसके अंदर गुड मैनर्स है? नहीं। जैसे बच्चे गाली मम्मी पापा के सामने गाली नहीं लेते हैं, लेकिन मतलब बात कर लो तुम उनके दोस्त के सामने, देख लो कि वो अपने दोस्त के सामने कैसे बात करता है, हर दूसरा शब्द उसका गाली से निकलता है, तो क्या वो अच्छे नागरिक हैं? तो दबाव में कुछ नहीं हो सकता है, दबाव में कुछ नहीं हो सकता। लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे को पालन पोषण करने में सबसे ज्यादा प्यार और उसकी प्रॉपर ध्यान रखना ही सारी बातें आ जाती है। आते हैं इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स है जिससे तुम अपना आंसर बनाओगे। अपब्रिंगिंग, कोई भी फ्रीडम नहीं है, कोई काम करने की फ्रीडम में नहीं है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत करो, ये मत करो, तो फ्रीडम के बारे में। डिससेटिस्फैक्शन, हर बात पे जो अमांडा की मम्मी है, वो अमांडा की जो मम्मी है वो क्या है? डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, तुम ये तुम वो। ड्रीमिंग, अमांडा क्या करती है फिर? उसके पास एक ही चारा रहता है कि वो अपने दीवा सपने में चली जाती है, डे ड्रीमिंग करने लगती है कि मैं तो ऑर्फन हूं, मैं तो मरमेड हूं, क्योंकि उसे ये सब सुन सुन करके परेशानी होती है, तो वो क्या करती है? अपने आप को एक दूसरे वर्ल्ड में, एस्केपिज्म में चली जाती है। एंगर, इरिटेटेड, राइट्स, हक है, ओन वर्ल्ड, वो अपना खुद का वर्ल्ड बना देती है। इंस्ट्रक्शंस, बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मतलब बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं। ह्यूमर भी है, एस्केपिंग, ये ना एस्केपिंग रियलिटी, मतलब कि रियलिटी से भागना। एस्केप करना मींस क्या होता है? भागना। तो आप रियलिटी से, सच्चाई से क्या कर रहे हो? सच्चाई से भागते हैं। बच्चे सच्चाई से भागते हैं, जो उनको कहा जा रहा है उससे भागते हैं, उसको नहीं सुनते हैं और अपना ही एक अलग वर्ल्ड बना करके उस वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। उसके लिए ही ये पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? द ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे द टाइगर इन द जू इंपॉर्टेंट है, टाइगर इन द जू इंपॉर्टेंट है, वैसे ही द ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो के साथ में कभी भी आप रिस्क नहीं लोगे। पूरी पोएम को करके जाना, इसकी पोएम में से सेंट्रल आइडिया पक्के से करके जाना। तो पोएम का नाम क्या है? द ट्रीज। क्या नाम है बेटा? द ट्रीज है। किसने लिखी है? कमेंट सेक्शन में पता लग जाना चाहिए। द ट्रीज किसने लिखी है? एड्रियन रिच ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? एड्रियन रिच ने लिखी है ये पोएम, ठीक है। तो एड्रियन रिच ने लिखी है और इसके अंदर बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? विवाद, किसी चीज के बीच में विवाद। विवाद किसके बीच में? मैन, मनुष्य और नेचर, प्रकृति के बीच में। इसमें बताया गया कि किस तरीके से एक मनुष्य और प्रकृति के बीच में विवाद चलता है कि विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज क्या बढ़ रहा है? समाज क्या बढ़ रहा है? विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विकसित होने के कारण, बढ़ने के कारण हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंसान यानी मैन और प्रकृति यानी नेचर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि समाज की क्या हो रही है? ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। ह्यूमन बीइंग, इंसान, प्रकृति का जो है वो अपने खुद के लिए ही क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो चुका है नेचुरल एनवायरनमेंट को, हार्म पहुंच चुका है नेचुरल एनवायरनमेंट को। द पोएटेस वांट्स टू गिव द मैसेज दैट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स डज नॉट गिव अस द फीलिंग ऑफ नेचर। वो क्या कहती है कि हमने हमारे घर में कुछ पौधे लगा दिए और हमें लग रहा है हम तो प्रकृति के बीच में, क्या ये सच्ची वाली प्रकृति है? नहीं है। वो ये मैसेज देना चाहती है इसके थ्रू। एंड शी सजेस्टेड दैट ट्रीज एंड द प्लांट्स यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन आर इम्प्रिजन्ड, रियल नेचर इज आउटसाइड। कि जो तुम घर के अंदर लगा देते हो ना ट्रीज और प्लांट्स को, तुम उसको भी कैद कर रहे हो, तुम उनको कैदी बना रहे हो। अगर रियल नेचर देखना है तो तुमने उन्हें बाहर लगाना चाहिए। आउटसाइड यानी बाहर के लिए यूज किया है। कहां पे? फॉरेस्ट के अंदर। वो तो तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो जंगल है, वो जो फॉरेस्ट है, उनको तो तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पोएम बताती है हमें कि कैसे जो ट्रीज है वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स, कि जो घरों के अंदर लगे हुए ट्रीज है ना, उनको वो तोड़ करके, ट्रीज क्या करना चाहते हैं? दीवारों को तोड़ करके, जड़ों को अपने उस आंगन में से बाहर निकाल करके किस तरफ भागना चाहते हैं? फॉरेस्ट की तरफ भागना चाहते हैं, जंगल की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। एंड देन ये लिखा टू गो आउट इनटू द फॉरेस्ट। द पोएटेस सेज, क्या कहती है? दैट एवरीथिंग हैज अ डीप डिजायर। सारी चीजों में ना कहीं डिजायर, इच्छाएं तो होती ही होती है। उनकी डिजायर क्या है? फ्रीडम की। ट्रीज के अंदर किस चीज की डिजायर है? फ्रीडम की डिजायर है। और नेसेसरी, ये किसके लिए जरूरी भी है? ये जरूरी भी है उनके ग्रोथ और वेलबींग के लिए, ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें बताई गई है और हमें लॉ ऑफ नेचर को ध्यान में रखना चाहिए। जो नेचर की, प्रकृति के नियम है, उनका पालन करना चाहिए। तो ये द ट्रीज पोएम है, बहुत ही तगड़ी है। इसके अंदर एक और चीज याद रखना है कि ट्रीज को सिंबलाइज किससे किया गया है? ट्रीज
को सिंबलाइज किया है विमेन से। ट्रीज को सिंबलाइज किससे किया है? ट्रीज को किससे सिंबलाइज किया है? विमेन से, कि जैसे विमेन है वो भी, उनको घर के अंदर कैदी बना के रखा गया है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रीज के लिए भी बताया गया। चलो आते हैं हम इसके अंदर, और यहाँ पे आते हैं तुम्हारे कुछ पॉइंटर्स, जैसे बैरन फॉरेस्ट। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर। बंजर होती है ना, बंजर जमीन है जहां पे कुछ निर्जन, निर्जन जिसे कह सकते हैं, बंजर यानी निर्जन, है ना। निर्जन मतलब कि जहां पे कुछ उग नहीं सकता है। फॉरेस्ट खाली है, निर्जन है, निर्जन जिसे कहा जाता है, जहां पे कुछ भी नहीं हो उसे कहा जाता है निर्जन। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, निर्जन में कहां पे किधर आता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों का काटना, पेड़ों को काट देना, उसे क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन। फिर मैन वर्सेस फॉरेस्ट, क्या थीम है इसकी? एक तरफ मैन है, एक तरफ फॉरेस्ट है। दूसरा फ्रीडम, एंड तीसरा कैप्टिविटी। फ्रीडम और कैप्टिविटी किसमें भी आया था? टाइगर एंड जू में भी आया था। यहां पे भी वही चीज बताई गई है, वहां पे टाइगर को रख दिया था जू के अंदर, और यहां पे ट्रीज को रख दिया है घर के अंदर। तो उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई और उनको कैप्टिवेट कर दिया है, उनको बांध के रख लिया गया। तो यहाँ पे द ट्रीज पोएम भी हमारी पूरी होती है। एक बार बच्चा, सिर्फ एक बार मुझे बता दो कि क्या तुम्हें ये सेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं तुम्हारा। यहाँ पे मुझे जो पढ़ाना है, जो पॉइंट से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, वो सारे बता रही हूं बेटा। लाइन टू लाइन तुम्हें बता रही हूं कि ये आंसर छाप के आ जाना, तुम्हारे नंबर है। अगर तुम्हें उतना बड़ा नहीं हो रहा तो पहले इससे याद करो, ये याद करके इसकी लाइंस बना दोगे, वो लिख के आ जाओगे, तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे बेटा। बस मुझे इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे हमारी पोएम आती है और वो पोएम का नाम है फॉग। कौन सी पोएम है हमारी? पोएम फॉग है। फॉग के बाद में हमारी दो पोएम्स और रहती है, तो नेक्स्ट पोएम कौन सी है? फॉग है। फॉग किसने लिखी है? फॉग लिखी किसने है? जल्दी से बताएंगे सभी जने। सैंडबर्ग, बिल्कुल, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, राइट। तो अब ये है आपका आंसर। फॉग बहुत छोटी सी पोएम है, 4 लाइन की पोएम है, और इसका आइडिया क्या है कि फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। फॉग क्या बताता है? फॉग छा जाता है। फॉग मतलब हम क्या कहते हैं? कोहरा। जिस तरीके से कोहरा छा जाता है, तो कोहरा छाता है ना, तो हमको पता चलता है तब कि अरे नेचर तो जिंदा है। अब कोहरा कैसे आता है? फॉग कैसे आता है? फॉग आता है दबे पांव से, धीमे धीमे दबे पांव से, हौले हौले से ये जिंदगी, काइंड ऑफ। तो वो किसके जैसे बताया? कैट के जैसे बताया। मूवमेंट ऑफ फॉग किसके जैसे बताया? कैट के जैसे बताया। कैट जैसे चुपके से आती है, वैसे ही फॉग आता है चुपके से। और उनके कार्ल सैंडबर्ग के अकॉर्डिंग फॉग जो है वो साइलेंटली आता है, कैसे? कैट के जैसे। ऑन इट्स लिटिल फीट, छोटे छोटे पाँव से आता है, छोटे छोटे पाँव से आवाज नहीं करता है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ऑल ओवर द सिटी। आएगा फॉग, पूरी सिटी पे छा जाएगा, पूरी सिटी को देखेगा, एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, और कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि बिल्ली आती है, छत पे कभी बिल्ली को आते हुए देखा है? चारों तरफ देखेगी, कुछ मूवमेंट नहीं करेगी, चारों तरफ देखेगी, फाइनली वो चली भी जाती है। तो ये भी उसी तरीके से फॉग आता है, चले जाता है, जैसे कि कैट आती है, चली जाती है। इसी तरीके से फॉग जो है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि कैट इंडिपेंडेंट होती है और पेशेंट भी होती है। बस इतनी सी स्टोरी है, इतनी सी स्टोरी, इतना सा थीम याद रखना है बस। फॉग को कैट से बताया, फॉग क्या करता है? पूरे पूरे सिटी के ऊपर छा जाता है और साइलेंटली आता है। यहां पे आते हैं तुम्हारे लिए वर्ड्स। क्या वर्ड्स आते हैं? साइलेंस के लिए। फॉग के लिए क्या आया है यहाँ पे तुम्हारे लिए? फॉग के लिए आया है कि फॉग की थीम में तुम क्या लिख के आओगे? साइलेंस के लिए यूज किया गया, साइलेंस का। फिर कम्स एंड गोज, आता है चला जाता है ना, फॉग आता है और चला जाता है, यहाँ पे पार्ट आ गया। ब्लड विजन एंड सिचुएशन, मतलब वहां पे जब फॉग आता है तो क्या होता है? सब धुंधला धुंधला। तो ब्लर मींस क्या होता है? धुंधला। ब्लर मतलब क्या होता है? धुंधला, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, ये क्या कहना चाहता है कि फॉग जैसे आती है चली जाती है, तो प्रॉब्लम्स भी हमारी जिंदगी में आएगी और चली जाएगी। बेटा ज्यादा नहीं सोचना है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। वी शुड मूव ऑन। हमें इस चीज को, परेशानी को लेकर के साल 2 साल 5 साल नहीं रहना है। प्रॉब्लम आई है, उसका सामना करो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट हमारे पास में आती है पोएम, एंड दैट इज अबाउट द टेल, है ना, मुझे जहां तक पक्का पता है, द टेल ऑफ कस्टर्ड। वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्या बात है मेरा बच्चा, वेरी वेल डन। द टेल, ये जो TALE टेल है ना, ये टेल मतलब पूछ नहीं है, ये टेल का मतलब क्या होता है? ये टेल का मतलब होता है कहानी, कहानी के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे है द टेल। आहा, देखो मेहनत कर रही हूं मैं, लगातार कई घंटों से क्लासेस ले रही हूं, मेरी अभी हिम्मत जो है वो
चली जाने लग गई है। हाथ देख रहे हो तुम? नहीं प्रॉपर। कई बार आपने देखा होगा बोलते बोलते भी, क्योंकि घंटों से मैं क्लास ले रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बाकी भी क्लासेस होती है ना बेटे, मेरे पास में बाकी भी 11th 12th भी है, 9th भी है, ये सारी क्लासेस है, तो तुम्हारी ही क्लास नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं छोड़ूंगी मैं ये कह के तुम्हारे साथ में बनी रहूंगी, अंत तक बनी रहूंगी। बस उस रिजल्ट का इंतजार रहेगा मुझे, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम कह दोगे कि मैम हमारे अच्छे नंबर्स आए। मैम मैं सेटिस्फाइड हूं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतने इंग्लिश में नंबर आ सकते हैं। बस उस दिन मुझे सांस आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में तुम सोने चले जाओ, एग्जाम के बाद में, एग्जाम के एक रात पहले भी तुम सोओगे, लेकिन मेरे दिल में वो रहेगा कि यार मेरे बच्चे का एग्जाम है, कैसा होगा बच्चों का एग्जाम, क्योंकि मुझसे तुम सब कनेक्टेड हो, मुझसे तुम सब कनेक्टेड हो। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड है नाम उसका, और वो कौन है? ड्रैगन है। ड्रैगन है, ड्रैगन का नाम सुना होगा ना तुम लोगों ने। ड्रैगन्स पहले चला करते थे, पहले हुआ करते थे, अब तो ड्रैगन्स है नहीं, वरना मैं तुम्हें बताती कि कैसे होते हैं ड्रैगन्स। अब तो ड्रैगन्स की खत्म हो गया, पूरा एग्जिस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त प्रजाति के अंदर आते हैं। तो देखते हैं, एवरीथिंग क्रिएटेड वेदर स्मॉल और बिग हैज इट्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी चीज है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, कुछ तो महत्व रखते हैं, तभी तो वो है। यूजुअली वी अंडरएस्टिमेट टैलेंटेड पर्सन, है ना। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम ज्यादातर देखते हैं कि भाई कोई टैलेंटेड पर्सन है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो बार बार खुद के आकर के बड़ा चढ़ा करके बताता जाता है, उनकी बातों में पहला फुसला करके, देखो हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये, हम उनकी बातों में आते हैं। लेकिन जिसके पास में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ टैलेंट होता है ना, हम उसकी बात में नहीं आते, हम उसकी सुनते ही नहीं है, हम ऐसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यही चीज बताई गई है इस पोएम में। क्या बताया कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं टैलेंटेड पर्सन को, लेकिन वो प्रूव करते हैं खुद को। जैसे मैं प्रूव करूंगी तुम्हें, मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगी, मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके तुम्हें बताऊंगी बेटा ये प्रश्न आएगा और ऐसे ऐसे सॉल्व करके आना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे ही दे प्रूव देमसेल्फ बाय देयर विट्स एंड एक्शंस। विट्स मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता का, बुद्धि का यूज करते हुए, बुद्धि का यूज करते हुए वो बताते हैं कि नहीं वो एक्चुअली कौन है? टैलेंटेड पर्सन है। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये आजकल देखो, मतलब अगर आप YouTube पे पढ़ा रहे हो, आप भी अच्छे टीचर हो, हम भी अच्छे टीचर है भाई। मैं तो कहती हूँ टीचर हमेशा अच्छा ही होता है। आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी के एक्टिंग कर रहे हो, किसी के बोलने के तरीके को, मतलब कुछ भी कर रहे हो, नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। जिंदगी में आपको ये ध्यान रखना है, नीचा नहीं दिखा। नेवर लुक डाउन अपॉन अदर। मोर ओवर राइट एंड टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज। साथ ही साथ में दूसरी चीज हमने क्या सीखी है इससे, कि सही समय पे सही एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, सही समय पे सही काम करना भी बहुत जरूरी है ना। भूख लगती है, कैसे हम किचन में जाते हैं, खंगालते हैं, फ्रिज देखते हैं, मम्मी क्या बना है, मम्मी कुछ नहीं तो मैगी बना दो, मम्मी कुछ नहीं तो रुपए दे दो, मैं चिप्स ले आता हूं बाहर से। सही समय पे सही काम करते हो ना, भूख लगी है तो उसे तृप्त करते हो। सही समय है अभी पढ़ाई करने का, अभी ही पढ़ाई करने का सही समय है, अभी पढ़ लो, अभी उस पर काम कर लो, अभी एक्शन ले लो बेटा, नंबर आएंगे। मैं कह रही हूं तुम्हें नंबर आएंगे, इस बार तुम्हारे नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, ये तुमको मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं। बस पढ़ लेना, इतना बताया जा रहा है उतना कर लेना, ठीक है। अदर वर्ड्स, अ स्टिच इन टाइम, ये देखो ये लाइन एज इट इज याद करके जाना। अगर ये आता है तुम्हारे पास में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये बता करके आना बिल्कुल से ऑलवेज। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब क्या होता है कि सही समय पर सिला हुआ जो कपड़ा है, इस का वाक्य बताती हूं मैं, कि सही समय पे अगर तुमने सिल दिया है कपड़ा तो वो जो है तुम्हारे रुपए बचा देता है। तो यहाँ पे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन लिखा है। ये लाइन अगर तुम लिख के आ जाओगे अपने सेंट्रल थीम में, यानी तुम्हें पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये लिख के आओगे, अंडरलाइन करके आओगे, नंबर देगा तुम्हें एग्जामिनर। मैं कह रही हूं तुम्हें नंबर मिलेंगे पूरे के पूरा, ठीक है। आ जाओ इसके वर्ड्स के ऊपर। यहां पे वर्ड्स कौन कौन से बताए गए हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स याद करके जाओगे। कावर्डाइज, कावर्डाइज मतलब क्या होता है? डरपोक। कावर्डाइज मतलब कि डरपोक को बताया गया, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब तो समझते हो ना, आई एम ब्रेव इनफ, यू ऑल आर ब्रेव, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है मतलब मेरा शेर है तू, ब्रेव हो तुम। कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैप्टिविटी का पहले भी बता चुके हैं। डोंट जज, किसी को जज मत करो कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, है ना। उसका जजमेंट नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए अरे तू नहीं कर सकता। जैसे मैं हमेशा पेरेंट्स से जब भी मिलती हूँ ना, मैं कहती हूँ
मैम और सर, आप कुछ भी अच्छा कहे ना कहे, कभी भी गलत मत कहना अपने बच्चे को कि तुझसे तो ये उम्मीद भी नहीं है, हम तुझसे उम्मीद ही नहीं करते, तू तो हमारा क्या ही नाम, ये नहीं कहना चाहिए। मैं हमेशा पेरेंट्स के लिए जब भी बात करती हूँ पेरेंट्स से, तो हमेशा मैं बच्चों का साइड लेती हूँ। एंड हिडन स्ट्रेंथ, हर किसी में कुछ ना कुछ छुपी हुई क्षमताएं होती है। उन छुपी हुई, हिडन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ होना, है ना, छुपी हुई जो क्षमताएं हैं उनके बारे में बात की गई है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। लास्ट हमारे पास में आता है पोम, और लास्ट पोम कौन सा है, फॉर एनग्रॉगरी। कौन सा आता है, फॉर एनग्रॉगरी, ठीक है, फॉर एनग्रॉगरी। किसने लिखी है, W.B. यीट्स ने लिखी है इसे, विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है इस पोम को। चलिए पढ़ते हैं हम, क्या है पोम के अंदर लिखा हुआ। आपको बता दूं ये कन्वर्सेशन है, ये पोम के अंदर क्या है, वार्तालाप बताया गया। एक यंग मैन है, एक यंग वुमेन है, यानी एक लड़का और एक लड़की मान सकते हैं हम, दोनों ही जवान है और दोनों ही प्यार की बात कर रहे हैं। तो लड़की जो है, लड़का पहले कहता है कि ये गलत बात है कि तुम लोगों का, तुम जो बाकी लोग जो तुमसे प्यार करते हैं उनसे, उनका जो प्यार है तुम उसको ठुकरा रही हो। तो लड़की कहती है कि मेरे पास वजह है उनके प्यार को ठुकराने की, क्योंकि वो मेरे लुक से प्यार करते हैं, जैसे मैं दिख रही हूं मेरे बालों से प्यार करते हैं, मैं जैसे दिख रही हूं उनसे प्यार करते हैं, वो मेरे अंदर जो मैं हूं, एक्चुअल मैं हूं, उससे प्यार तो नहीं करते हैं वो। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम ऐसा इंसान ढूंढ रही हो, मैंने सुना है, प्रीस्ट यानी पुजारी से सुना है, पुजारी कह रहा था कि एक ही जना है जो आप एक्चुअल जो हो, अंदर जो है, आप उनसे जो प्यार करे और आपके बाहरी रूप और बाहरी लुक और अपीयरेंस से प्यार ना करे, वो तो सिर्फ गॉड है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, गॉड है। तो चलिए फटाफट से मैंने आपको बता दिया है, देखो मैंने पूरी समरी भी बताई है बेटा, मैंने तुम्हें पूरी समरी बता दी, थीम बताते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो फॉर एनग्रॉगरी किसने लिखी है, एनग्रॉगरी किसने लिखी, W.B. यीट्स ने लिखी है, और इसके अंदर एक मैसेज है। क्या मैसेज है, दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, कि ह्यूमन बीइंग्स जो इंसान है वो बाहरी जो देखा है ना, उसी को देखते हैं, बस उसी से प्यार करते हैं। किसी की अच्छी फोटो देखी और प्यार हो गया तुम्हें, बस। देयर लव इज जस्ट स्किन डीप, यानी कि चकाचौंध है, फिल्टर है, तो बस प्यार हो गया है हमें। अ यंग वुमन लाइक एनग्रॉगरी, एक यंग वुमन है, कौन है वो वुमन, वो वुमन है एनग्रॉगरी। वो कहती है कि मेरे को शायद तुम लोग एक्चुअली उस तरीके से प्यार करो जो कि मेरे बालों का कलर है। उसके बालों का कलर कैसा होता है, उसके बालों का कलर होता है हनी येलो कलर। कैसा होता है, हनी येलो कलर होता है। ओनली गॉडनेस, यानी कि गॉड जो भगवान है, इन मैन कैन पेनिट्रेट एंड गो बियॉन्ड दीज फिजिकल अपीयरेंसेस, कि सिर्फ जो भगवान है, कौन, सिर्फ जो भगवान है, भगवान ही हमारे सोल तक, हमारी अंतरात्मा से, हम जो सही इंसान है अंदर से, उससे सीरत से प्यार कर सकते हैं। और वो सीरत कौन देखता है, सिर्फ भगवान देखता है। सी द इनर ब्यूटी, आ गया, एंड सी द इनर ब्यूटी नोबेलिटी ऑफ द सोल, यानी एक आत्मा की जो अंतरात्मा है उससे कौन प्यार कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गॉड कर सकता है, उसके अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता है। आ जाइए, इसके भी वर्ड्स बता देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे है लव ट्रू सेल्फ, है ना, लव ट्रू सेल्फ, यानी कि अपने आप से प्यार करो, जैसा हो आप वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करो, मानो कि हाँ मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा हूं, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सटर्नल इंटरनल ब्यूटी, बाहरी अलग ब्यूटी होती है, अंदर की अलग ब्यूटी होती है। बाहर से दिखने में कोई बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन अंदर में उसके अंदर घृणा भरी पड़ी है, हेट्रेड भरा पड़ा है, मतलब नहीं है उस इंसान का। जज अपीयरेंस, हम लोग क्या देखते हैं, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने हेयर स्टाइल कैसे की हुई है, उसके बाल कैसे है, उसने लेटेस्ट कपड़े पहने कि नहीं पहने, हम उसके ऊपर जज करते हैं। गॉड लव्स वर्सेस मेन्स लव, इसके अंदर मेन थीम क्या है कि भगवान का प्यार क्या होता है, इनर ब्यूटी से होता है। भगवान का प्यार किससे होता है, सोल से होता है, जबकि इंसान का प्यार जो है बाहरी फिजिकल अपीयरेंस से होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस और इनर ब्यूटी, इन दोनों के बीच में क्या बताया गया है, यहां पर एक पूरा कंपैरिजन दिया गया। बेटा इस क्लास में मैंने तुम्हें पूरे 3 ही नंबर ले, मतलब 3 तो फिक्स है ही है, क्योंकि पूछी जाएगी तुमसे ये थीम, क्योंकि पूछी जाएगी तुमसे सेंट्रल आइडिया। तो यहां पे इस क्लास में मैंने हर एक पोएम का तुम्हें सेंट्रल आइडिया थीम बता दी है, और साथ ही साथ में अगर एक्सट्रैक्ट आता है, अगर तुम्हारा एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है, सारे पार्ट मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। अब मैं तुम्हें लास्टली एक और बोनस दे देती हूं कि कौन कौन सी पोएम्स जरूर से करके जानी है तुम्हें, वो याद से कर लेना। यहां पर थीम बताई है, उसमें से जरूर से क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटीड कह रही हूं मैं। सबसे पहले आती है तुम्हारे पास में पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत बार पूछी गई है, मैंने
पूरा निचोड़ निकाला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कितनी बार पूछी गई है, तो कम से कम मैंने देखा है 7 बार पूछी है। पिछले जितने भी सेट्स आते हैं ना तुम्हारे, तो सेट्स भी देखे हैं मैंने, 7 बार सबसे ज्यादा बार पूछी गई है टाइगर इन द जू। फिर आती है तुम्हारे पास में द ट्रीज, उसके बाद में कौन सी आती है बेटा, तुम्हारे पास में ट्रीज आती है। ट्रीज के बाद में तुम ये करके जरूर से जाना, कौन सी पूछ कह रही हूं मैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। इन दोनों को बार बार, कभी इस सेट में पूछी तो इस सेट में फायर एंड आइस पूछ ली, किसी में डस्ट ऑफ स्नो पूछ लिए। उसके अलावा भी तुम्हें लगता है मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो आप एनिमल्स और अमांडा, एनिमल्स और अमांडा, सॉरी एनिमल्स तो हट गई, सॉरी एनिमल्स तो हट चुकी है, सॉरी अमांडा जरूर से करके जाना आप लोग। ओके, अमांडा जरूर से करके जाना, और बाकी सबको वैसे पता ही है तो अटेंड कर ही लोगे। आपको ऑप्शंस आएंगे 3 या 4 दिया होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको अटेंड करना होता है, पूरे 3 नंबर। आई होप मेरी ये जो मेहनत है वो तुम्हें पूरी 3 नंबर दिला देगी। एंड इसी बात के साथ में मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए यहां से टेलीग्राम पे जाना है आपको, और ये पीडीएफ मैं इसी क्लास की जस्ट बाद में वहां पे अपलोड कर दूंगी, वहां जाकर के आप फाइल्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी ये टेलीग्राम पे एज इट इज, जैसे मैंने दी है यहां पे उस तरीके से एज इट इज टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी हमारी पीडीएफ इंग्लिश में। यही सारी चीजें लिख के आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा बेटा। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मुझे मिलने है, अगर आपको मुझसे सीधा सीधा पढ़ना है, आपको लाइव क्लासेस लेनी है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, 7 बजे मैं मिलूंगी आपको। तो 7 बजे मुझे रहेगा तुम्हारा इंतजार, और तुम्हें आना है वहां पे मेरी क्लास के लिए, बिकॉज हम करेंगे एग्जाम की धमाकेदार तैयारी। तब तक ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।